हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैडम जो हमारा उत्तराखंड लेक्चरार की जो वैकेंसीज आई है उसके लिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी प्रैक्टिस करवा दीजिए, प्रैक्टिस सेट लेकर आओ, प्रैक्टिस सेट लेकर आओ। तो हमारे 3 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। आज ये हमारा 4th प्रैक्टिस सेट जो है वो होने वाला है। ठीक है, हम धीरे धीरे जो क्लासेस चल रही है हमारी थियोरिटिकल क्लास, हम उसको भी कवर करते रहेंगे, साथ ही साथ हमारा कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो है वो भी हम बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो वो 3 प्रैक्टिस सेट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। काफी अच्छा बच्चों का रिस्पांस आया वहां पे। तो अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाके देख लेना, काफी अच्छे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैंने वहां पे आपको सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, आज हम 4th वाला प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चंस जो है वो दिखेंगे और 20 क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूंगी। सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि 20 सवाल में से आपके कितने सवाल जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, और बच्चे मुझसे काफी कॉमेंट करके बोल रहे थे कि मैडम वीडियोज में आप आंसर्स जो है उसको हाइड कर लिया करो, वरना फिर हम अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाते कि भी कितने सवाल हमारे सही हुए हैं, कितने हमारे गलत हुए हैं। तो आपकी ही डिमांड पे यहाँ पे अब मैंने आंसर्स कहीं पे भी नहीं लिखे हुए हैं, आंसर्स मैंने हाइड कर दिए हैं। ठीक है, जब हम आंसर्स देखेंगे तभी मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगी। तो आप यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन को देख के, इसको पढ़ के अपने जो आंसर्स है, अपने जो स्कोर्स है वो सही ढंग से इवेल्युएट करके मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि 20 सवाल में से आपके कितने सवाल जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास रहने वाली है। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, आई एम हर्षिता राठौर और मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट जो है वो मैंने करा हुआ है। 2 साल का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। मैंने 1000 प्लस स्टूडेंट्स को, जो आपके यूजीसी नेट के बच्चे होते हैं, उनको मैंने मेंटोर करा हुआ है। पहले मैं यूजीसी नेट की कैटेगरी में बच्चों को पढ़ाया करती थी, अब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाती हूँ। ठीक है, और मेरा जो एक्सपर्टीज सब्जेक्ट है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। बच्चे मुझसे ये भी कह रहे थे कि मैडम पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कुछ क्लासेस लेकर आओ, तो डेफिनेटली हम सबके लिए क्लासेस लेकर आएंगे। पहले अभी हमारा EMRS का जो आपका है ना, TGT PGT NVS की जो क्लासेस है टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन की, वो हमारी चल रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड के लेक्चरार की जो क्लासेस है वो हमारी चल रही है। ये पूरा हमारा सेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम नए नए सब्जेक्ट्स को पिक करेंगे, नए नए और क्लासेस जो है, नए नए और एग्जाम्स के लिए क्लासेस जो है वो हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बस अपने सजेशंस जो है वो कमेंट बॉक्स में हमको बता दिया करो। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले ही मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे सिंपली सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और वहाँ पे मेरी ऐसी फोटो लगी हुई है तो आप पहचान जाओगे कि भाई ये तो हमारी मैडम ही है। और आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे सारी जो आपकी लिंक वगैरह होती है वीडियोज़ की, वो मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। जो आपकी फ्री PDF आपको चाहिए होती है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन जो है, कुछ भी आते हैं, कोई भी आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ होती है, कोई भी आपका नया अपडेट होता है, वो सारा मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो आप जरूर से हर्षिता मैम की पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपको सिंपली जाके सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और वहां पे आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे काफी सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़े भी हुए हैं, तो आप भी यहाँ पे जुड़ सकते हो। आप आपस में बच्चों के साथ में डिस्कशन भी कर सकते हो, या फिर आपको कुछ मेरे से पर्सनली बात करनी है तो वो भी आप मेरे से यहाँ पे बात जो है वो कर सकते हो। ठीक है, और हमारा एक कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम पे जाके सिंपली सर्च करना है लर्निंग टुगेदर और वहाँ पे हमारा जो कॉमन टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हम वीडियोस वगैरह की लिंक वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ आती है उसको अपलोड करते रहते हैं, नोटिफिकेशंस बताते रहते हैं, वो सारा चीज़ जो है वो आपको हमारे कॉमन टेलीग्राम चैनल के लिंक पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों ही टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है हमारे चैनल का। ठीक है, तो आई होप ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कवर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ, जहाँ पे हम 20 MCQs जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चे ये भी बोल रहे थे कि मैडम टफ क्वेश्चंस लेकर आओ, तो आज मैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो ईमानदारी से मुझे बताना कि 20 सवाल में से आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, क्लास हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में रहेगी, तो क्लास की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में भी स्लाइड है और यहाँ पे मैं हिंदी में भी सारे क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। ठीक है, और इस बार मैंने क्वेश्चंस का जो साइज है वो भी थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि आपको सारे ही क्वेश्चंस प्रॉपरली दिखें। तो इस वीडियो में आप मुझसे किसी भी चीज की कंप्लेन नहीं कर सकते हो। बच्चे साइज के लिए कंप्लेन कर रहे थे, बच्चे आंसर्स के लिए कंप्लेन कर रहे थे कि भाई आंसर्स को हाइड कर लो, साथ ही साथ बच्चे बोल रहे थे कि थोड़े से टफ क्वेश्चंस लेकर आओ, तो वो आपकी सारी बातें जो है वो मैंने मान ली है। ठीक है,
अब हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। इफेक्टिव टीचर यानी कि प्रभावी शिक्षक जो होता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो क्या होती है, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में होना चाहिए, पेशेंस और एम्पैथी होनी चाहिए, उसके अंदर हाई इंटेलिजेंस होना चाहिए और अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। यानी कि हिंदी में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, वो सख्त अनुशासन में होना चाहिए, उसमें धैर्य और अनुभूति होनी चाहिए, उच्च बुद्धि होनी चाहिए और विषय पर पकड़ होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए बात कर रहा है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। यहाँ पे बोला है कि एक इफेक्टिव टीचर जो है उसके अंदर क्या है ना, क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। तो इफेक्टिव टीचर के अंदर क्वालिटी, आई थिंक इसका आंसर जो है वो गलत मार्क है, उसके अंदर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इफेक्टिव टीचर में एम्पैथी और पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, ये जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मिस प्रिंट हो गया है, ए इसका आंसर नहीं होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जो इफेक्टिव टीचर जो होता है, प्रभावी शिक्षक जो होता है, उसमें एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी पूछी है तो उसके अंदर पेशेंस और एम्पैथी होनी चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए और उसमें सहानुभूति होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को सही ढंग से समझ सके और उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वरना फिर आप मुझे कॉमेंट करके बोलोगे कि गलत आंसर बता दिया। तो गलत वहां पे टाइप था, सही आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, द मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। शिक्षण का प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है, टू गिव इन्फॉर्मेशन, खाली बच्चे को जानकारी दे दो, टू डेवलप रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, टू मेंटेन डिसिप्लिन या फिर टू कंप्लीट द सिलेबस। हिंदी में क्या बोला है, शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, जानकारी देना होता है, तर्क और आलोचनात्मक सोच को विकसित करना होता है, अनुशासन बनाए रखना होता है या फिर पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, हमको बच्चे के अंदर क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग को डेवलप करना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमको बच्चे को खाली जानकारी नहीं देकर छोड़ना है, उसको डिसिप्लिन में रखना है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि प्राइमरी उद्देश्य क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2 से ज्यादा या फिर 1 से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो करेक्ट दिखेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे बेस्ट आंसर है कि हमको बच्चे के अंदर रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होता है, आलोचनात्मक सोच का विकास हमको बच्चे के अंदर करना होता है, ताकि अपनी समस्याओं का समाधान वो खुद से कर सके। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। जो आपकी लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है, टीचर डोमिनेट द क्लास, स्टूडेंट इज पैसिव, टीचर फैसिलिटेट लर्निंग या फिर इट एम्फसाइज ओनली ऑन द रोट लर्निंग। हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण जो है उसकी विशेषता होती है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण क्या होता है, जहाँ पे स्टूडेंट का रोल सबसे पहला होता है, स्टूडेंट जो है वो केंद्र बिंदु पे होता है। तो उसकी विशेषता क्या है, शिक्षक कक्षा में प्रभावी होता है, शिक्षक नहीं होता है, स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय होता है, नहीं विद्यार्थी यहाँ पे सक्रिय रूप से काम करता है, एक्टिव रूप से पार्टिसिपेशन देता है, शिक्षक सीखने में सहायता करता है या फिर केवल रटने पर जोर देता है। रटने पर जोर नहीं देता है बल्कि बच्चे को चीजें सीखने पर सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीचर जो है वो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, पेडागॉगी जो है वो टर्म किसको रिफर करती है। आई थिंक ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पीडीएफ के ही सेम आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, हम वापस से इसको रिपीट कर लेते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से नए हैं आपके लिए। ठीक है, स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से सेम आपके रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं किसी क्लास के अंदर, तो ये थोड़े 2-3 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं, बाकी सारे सवाल आपके नए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि पेडागॉगी की जो टर्म है वो किसको रिफर करती है, टीचर का टीचिंग का मेथड है या फिर है ना चिल्ड्रन की स्टडी है, लर्निंग की स्टाइल है या फिर सब्जेक्ट कंटेंट की स्टडी को रिफर करती है। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन 4 है उसका हिंदी में क्या बोला है, पेडागॉगी शब्द का तात्पर्य क्या है, शिक्षण विधियों का अध्ययन, बच्चों का अध्ययन, सीखने की है ना शैलियों का अध्ययन या फिर विषय सामग्री का अध्ययन। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या बोला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बोला है पेडागॉगी क्या है, एक टीचिंग का मेथड है, यानी कि जहाँ पे हम बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे वो टीचिंग का मेथड है आपका पेडागॉगी। ठीक है, पढ़ाने का तरीका जो होता है वो सब बच्चों का अलग होता है, मैंने आपको बताया था। तो पेडागॉगी जो है वो पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग का मेथड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है उसका डिसएडवांटेज क्या है, टाइम इफेक्टिव है, कवरेज अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, डज नॉट प्रमोट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन और इट इज गुड फॉर लार्ज क्लासरूम। हिंदी में क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। हिंदी में बोला है कि जो आपका व्याख्यान विधि है उसका नुकसान क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, समय कुशल होता है, इसमें विषय की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, या फिर है ना इंग्लिश में बोला था, या फिर
ये बच्चों के पार्टिसिपेशन यानी कि बच्चों में जो है ना सक्रियता है उसको प्रमोट करता है, या फिर एक गुड है ना लार्ज डिस्कशन के लिए अच्छा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों में पार्टिसिपेशन जो है उसको क्या करता है? प्रमोट नहीं करता है। यही पूछा था कि भाई आपका जो है ना लेक्चर मेथड जो होता है, व्याख्यान विधि जो है उसका डिसएडवांटेज क्या है? टाइम इफेक्टिव होता है? नहीं, टाइम इफेक्टिव नहीं होता है। वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है, लार्ज है ना क्लासरूम को है ना लार्ज क्लासरूम के लिए इफेक्टिव होता है, या फिर स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को प्रमोट नहीं करता है। तो बच्चे के पार्टिसिपेशन को प्रमोट नहीं करता है, यही इसका डिसएडवांटेज है। क्यों प्रमोट नहीं करता है? क्योंकि लेक्चर विधि जो है आपकी, व्याख्यान विधि जो है ये आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है, और टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर का रोल ज्यादा होगा ना कि स्टूडेंट का। तो इसलिए स्टूडेंट का भागीदारी जो है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे कम से कम देखने को मिलेगा। तो यही इसका डिसएडवांटेज है, यही इसका नुकसान है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 6th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एंश्योर एक्टिव लर्निंग इन अ क्लासरूम? Providing hangout and asking student to memorize them, encouraging student to participate in the discussion and problem solving activities, delivering long lecture without interruption, या फिर giving students only theoretical concept without the practical application। हिंदी में क्या बोला है क्वेश्चन? कक्षा में सक्रिय शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा? यानी कि हमको क्लास के अंदर एक्टिव लर्निंग बढ़ानी है, हम चाहते हैं कि बच्चे का एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो, बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दे। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो एक्टिव लर्निंग के लिए अपना पार्टिसिपेशन करे। तो 4 कथन दिए हुए हैं। सबसे पहले बोला है कि हेड आउट उपलब्ध कराना और छात्रों से उन्हें याद करने के लिए कहना। भाई जो उनके नोट्स हैं, जो भी उनका स्टडी मटेरियल है वो उपलब्ध करा दो बच्चे को, और सिर्फ बच्चे से कहो कि आप इनको रट के आ जाओ, याद करके आ जाओ। क्या इससे बच्चे जो है वो सक्रिय बनेंगे? दूसरा बोला है छात्रों को चर्चाओं और समस्या समाधान गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपने जो पीयर्स है, अपने जो स्टूडेंट्स है, जो आपके सहपाठी जो है उनके साथ में डिस्कशन करो, चर्चा है ना चर्चा विमर्शा करो। ठीक है, चर्चा विवाद करो। फिर थर्ड बोला है कि बिना किसी रुकावट के व्याख्यान देना, या फिर छात्रों को व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना केवल सैद्धांतिक अवधारणाएं ही देना। तो इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर 6 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। भाई बच्चे को ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहो, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चर्चाओं में और समस्या के समाधान गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सके अपने बच्चों के साथ में। अगर एक बच्चा 5 बच्चों के साथ में मिलकर पढ़ेगा तो पांचों के अलग अलग जो आइडियाज है वो उसके दिमाग में आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है वो सीख पाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी जो है वो बच्चे की रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। छात्रों को चर्चाएं और समस्या समाधान गतिविधि में भाग लेने के लिए क्या करना है? प्रोत्साहित हमको करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। क्या बोला है? प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। भाई टीचिंग में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है वो आपको बताना है। हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं कि आपके असेसमेंट क्या होते हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका मूल्यांकन का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो बार बार सेम चीज को मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाली हूँ, प्रीवियस वीडियोज में जाके देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है आपका रचनात्मक मूल्यांकन जो है उसका मेन प्राइमरी पर्पस क्या होता है उसकी हमको बात करनी है इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। असाइन ग्रेड्स टू द स्टूडेंट, इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम, आइडेंटिफाई स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक, कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स। क्या बोला है हिंदी में? शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को ग्रेड प्रदान करना है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है, छात्रों की सीखने की प्रगति की पहचान करें और उनको प्रतिक्रिया प्रदान करें, यानी कि उनको फीडबैक दें। साथ ही साथ विभिन्न स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। छात्रों की सीखने की प्रगति की पहचान करें और उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करें। ठीक है, हमको क्या करना है? बच्चे की जो लर्निंग प्रोग्रेस है, भाई बच्चा कितना सीख पा रहा है, उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको पहचानो और उसको फीडबैक दो। अगर वो ढंग से अच्छी चीजें, नई नई चीजें को वो सीख पा रहा है, बहुत ही जल्दी से सीख पा रहा है, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक दो। अगर वो चीजें आपको लगता है कि भाई जहाँ पे वो पहले था, 10 दिन पहले था, आज भी उसकी वही स्थिति है, तो फिर उसको नेगेटिव फीडबैक दो। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि उसको समझाओ कि तू कहाँ पे, तेरी कमी क्या है, आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, ये सारी चीजें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्या बोला है? अ टीचर वांट टू इंप्रूव स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सूटेबल। एक टीचर को बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को जगाना है, इन चारों में से कौन से मेथड का वो सबसे अच्छे तरीके से उपयोग कर सकती है? एनकरेज रोट मेमोराइजेशन,
या फिर आस्किंग स्टूडेंट टू समराइज लेक्चर नोट्स, प्रोवाइडिंग केस स्टडी एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, या फिर कंडक्ट फ्रीक्वेंट रिकॉल बेस्ड क्विजेस। हिंदी में क्या बोला है 8th क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्रों की आलोचनात्मक सोच कौशल में सुधार करना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग सबसे अच्छी तरीके से वो उपयुक्त में कर सकता है। पहला बोला है प्रमुख अवधारणाओं को रटकर याद करने के लिए प्रोत्साहित करना है बच्चे को, छात्रों से व्याख्यान नोट्स का सारांश तैयार करने के लिए कहना है, केस अध्ययन और वास्तविक जीवन की समस्या समाधान कार्य प्रदान करना है, या फिर बार बार स्मरण आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित करवानी है। तो 8th ऑप्शन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हमको बच्चे को केस स्टडी करने के लिए कहना है और वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान जो है वो निकालने के लिए कहना है, तभी उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो पाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, प्रॉब्लम्स को देखना, खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, चीजों को एनालाइज करना, ठीक है, ये होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आपका आलोचनात्मक सोच। ठीक है, तो आलोचनात्मक सोच हम बच्चे के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, जब हम बच्चे को केस स्टडी करवाएं। केस स्टडी में क्या होता है, जो भी आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, रियल लाइफ की चीजें होती है, वो बच्चे को देखने के लिए, समझने के लिए कहा जाता है। और जैसे वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझेगा तो वो आलोचनात्मक सोच का डेवलपमेंट उसके अंदर अपने आप ही होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, प्रोवाइडिंग केस स्टडी एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्या बोला है, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग प्राइमरली फोकस ऑन टीचर सेंटर्ड लेक्चर, पैसिव अब्सॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, या फिर रोट लर्निंग थ्रू रिसेप्शन, रोट लर्निंग थ्रू रिपीटेशन। क्या बोला है 9th क्वेश्चन, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। रचनावादी शिक्षण मुख्यतः निम्नलिखित पर केंद्रित है। जो रचनावादी आपका शिक्षण होता है ये किस पर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान होता है, ज्ञान का निष्क्रिय अवशेषण पर केंद्रित है, छात्रों को अपनी समझ बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर दोहराव के माध्यम से रटने के लिए प्रोत्साहित करता है बच्चे को। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9th का। सी क्या बोल रहा है, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग क्या कहता है, बच्चे को खुद की एक्सपीरियंसेस से, खुद के अनुभव से अपनी जो चीजें हैं वो एक्सपीरियंस करनी है, अपना चीजों का अनुभव लेना है अपनी लाइफ से, और अपने अंदर नई नई लर्निंग्स जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसका निर्माण करना है, नई नई चीजों को सीखना है, उसका निर्माण करना है। यही पूछा था कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होती है ये प्राइमरली किस पे फोकस करती है, ये फोकस करती है कि एनकरेज स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। हमको बच्चे को इस तरीके से प्रोत्साहित करना है कि वो अपनी खुद की समझ को खुद डेवलप कर सके, खुद कंस्ट्रक्ट कर सके, खुद उसका निर्माण कर सके। ठीक है, तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी कि आपकी रचनावादी शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। छात्र को अपनी समझ बनाने के लिए खुद से उसको प्रोत्साहित करना है कि अपनी समझ आप खुद डेवलप करो, चीजों को देखो, समझो, प्रॉब्लम्स को देखो, उनको सॉल्व करो, खुद से अपनी समझ को डेवलप करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। क्या बोला है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने कर लिया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 2 क्लासेस मैंने करी है और एक क्लास में मैंने उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई है, तो यानी कि टोटल 3 क्लासेस हमने करी है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके तीनों क्लासेस जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की आप जाके देख लेना, बहुत ही डिटेल में आपका पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और प्रैक्टिस के थ्रू आप उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन क्या बोला है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्लासिफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू 3 डोमेन्स, cognitive, psychomotor and affective, analytical, logical and creative, verbal, non-verbal and experiential, primary, secondary and higher order। क्या बोला है हिंदी में, हिंदी में आपका बोला है कि ब्लूम का वर्गीकरण जो है वो क्या करता है, शैक्षिक उद्देश्य को 3 डोमेन में वर्गीकृत करता है। अब वो 3 डोमेन कौन से हैं वो आपको पहचानने हैं, ये 4 ऑप्शन में से। संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक डोमेन है, विश्लेषणात्मक, तार्किक और रचनात्मक डोमेन है, मौखिक, अशाब्दिक और अनुभवनात्मक डोमेन है, या फिर प्राथमिक, द्वितीयक और उत्तर है ना और उच्चतर क्रम का डोमेन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ा था तो हमने बात करी थी कॉग्निटिव डोमेन की, साइकोमोटर डोमेन की, और हमने बात करी थी आपके अफेक्टिव डोमेन की। ठीक है, कॉग्निटिव यानी कि बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास करना है, साइकोमोटर यानी कि बच्चे के अंदर हमको फिजिकल एक्टिविटीज का डेवलपमेंट करना है, कौशल सिखाना है, और अफेक्टिव यानी कि बच्चे के अंदर इमोशंस यानी कि भावनाओं का विकास करना है। ठीक है, ये तीनों डोमेन्स की हमने बात करी थी, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। क्या बोला है,
A teacher who applies differentiated instruction in a classroom will use the same teaching method for all the students, adjust teaching strategies based on student needs, abilities and learning style, focus only on higher achieving student, या फिर give standardized assignment without modification। क्या बोला है यहाँ पे? 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शिक्षक जो कक्षा में विभेदित अनुदेशन लागू करता है वह किसका उपयोग करेगा? सभी छात्रों के लिए समान शिक्षण विधियों का उपयोग करेगा, छात्रों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और सीखने की शैली के आधार पर शिक्षण रणनीतियों को समायोजित करेगा, केवल उच्च उपलब्धि वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, या फिर बिना किसी संशोधन के मानकीकृत है ना असाइनमेंट देगा। क्या बोला है? एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का अगर उपयोग करता है टीचर क्लास के अंदर तो वो इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करेगा? इन चारों ऑप्शन में से वो आपको चूज करना है। अब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन जो टीचर आपको क्लास में इंस्ट्रक्शन देता है या फिर जो टीचर अपने पढ़ाने के दौरान जिनमें चीजों का उपयोग करता है वो। और डिफरेंशिएटेड यानी कि डिफरेंट यानी कि अलग अलग। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तो बच्चे के लिए वो अलग अलग चीजों का उपयोग कर रहा है पढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, जैसा बच्चा है उसके लिए वैसी चीजों का उपयोग करेगा। कोई अगर आपका छोटा बच्चा है तो हम वैसे तरीके से पढ़ाते हैं, कोई बड़ा बच्चा है तो वैसे पढ़ाते हैं, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, उसके लिए हम अलग इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। कोई बच्चा अगर थोड़ा सा वीक है तो उसको पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर टीचर को क्लास में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करना है, अगर टीचर को क्लास में विभेदित अनुदेशन का यूज करना है यानी कि अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का अगर टीचर यूज कर रहा है क्लास में, तो फिर क्या बोला है कि अगर वो क्लास में अलग अलग है ना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है तो वो इन चारों में से किस चीज को अप्लाई करेगा? क्या सेम टीचिंग मेथड रखेगा? भाई जब यहाँ पे नाम ही डिफरेंट लिखा हुआ है तो सेम कैसे हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है। एडजस्ट टीचिंग स्टाइल बेस्ड ऑन द स्टूडेंट नीड्स एबिलिटीज, भाई बिल्कुल सही बात है। छात्रों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और सीखने की शैली के आधार पर वो अपनी रणनीतियों को तैयार करेगा, बिल्कुल सही बात है। हाई अचीविंग जो बच्चे हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, क्या उन पे ही फोकस करेगा? ये भी गलत बात है। तो जो वीक बच्चे हैं उनका क्या होगा? या फिर बच्चे को असाइनमेंट्स देकर करने के लिए, ये भी गलत बात है। भाई आप समझो क्वेश्चन को क्या बोला है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस आपसे पूछे कि अगर कोई टीचर क्लास में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है, डिफरेंशिएटेड यानी कि अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस का यूज कर रहा है पढ़ाने के दौरान, तो वो इन चारों में से किस चीज का यूज करेगा? वो बच्चे की नीड, बच्चे की जो जरूरत है, उसकी जो एबिलिटीज है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो पढ़ने की स्टाइल है, जो उसका लर्न करने का तरीका है, हर बच्चे का अलग अलग होगा, उसकी क्षमता भी अलग होगी, उसकी जरूरत भी अलग होगी और उसकी पढ़ने की जो स्टाइल है, लर्निंग की जो स्टाइल है वो भी अलग होगी। तो हर बच्चे की जो स्टाइल, जो नीड्स है, उसके आधार पे अपने जो इंस्ट्रक्शन मेथड्स जो है उसको वो अलग अलग बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड फ्लिप्ड क्लासरूम। अब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन का टॉपिक देख लो। भाई यहाँ पे फ्लिप्ड क्लासरूम से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछा है, और वो टॉपिक क्या है, टॉपिक का मतलब क्या है वो समझ में आ जाएगा तो पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, और वो टॉपिक का मतलब कैसे समझ में आएगा? मतलब समझ में आएगा वो जो वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड से ही। जैसे यहाँ पे डिफरेंट यानी कि अलग अलग, इंस्ट्रक्शन यानी कि पढ़ाने के जो तरीके होते हैं वो। ठीक है, तो आप इससे मतलब निकाल सकते हो इसका। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिप्ड क्लासरूम। अब किसी ने अगर फ्लिप्ड क्लासरूम का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उससे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने वाला है। लेकिन आपको तो मैं बता रही हूँ कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भी कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, फ्लिप्ड का मतलब क्या होता है, क्लासरूम का मतलब क्या होता है। भाई अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो और तोड़ के फिर उसका मतलब समझने की कोशिश करो और सारे मतलब को एक में जोड़ लो। आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फिर सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे, देखना। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है 12th क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लिप्ड क्लासरूम दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला कथन क्या बोला है? Student learn new content at home and practice through activities in class. Students are taught only through direct lecture in the class. Teacher deliver all lesson through online video without classroom interaction. या student complete assignment before learning the concept. अब flipped क्या होता है? flipped का मतलब होता है उल्टा। कोई चीज को फ्लिप कर दो, फ्लिप यानी कि उल्टी कर दो। भाई सीधी है तो उसको उल्टी कर दो, उल्टी है तो उसको सीधी कर दो, ये होता है फ्लिप्ड। तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम एक ऐसा तरीका है पढ़ाने का जहाँ पे अब हम नॉर्मल क्लास में तो क्या करते हैं, टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, आप घर पे जाते हो और अपना होमवर्क का वर्क करके आते हो। ठीक है, लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या करना है? उल्टा करना है, फ्लिप करना है चीजों को। क्या करोगे भाई? क्लास में तो आप अपना होमवर्क करोगे और घर से आप अपना पढ़ के आओगे।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टूडेंट लर्न न्यू कंटेंट एट द होम एंड प्रैक्टिस थ्रू एक्टिविटीज इन द क्लास। भाई हम घर पे क्या करते हैं, उसको होमवर्क देते हैं ना कि जो पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस करके आओ, और क्लास में आप बच्चे को नई नई चीजें सिखाते हो। फ्लिप में इसको उल्टा करना है, बच्चा घर पे तो नई नई चीजें सीख के आएगा और फिर क्लास में आके उस चीज की प्रैक्टिस करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस मतलब क्या था, इस क्वेश्चन का मतलब क्या निकल रहा है, टॉपिक का मतलब क्या निकल रहा है, वो मतलब हमने समझ लिया, तो आंसर हमारे लिए निकालना बहुत ही इजी हो गया। 12th का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। हिंदी में क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है कि छात्र घर पर तो नई नई वस्तुएं सीखता है और कक्षा में आकर उसकी क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। ठीक है, अभ्यास के माध्यम से उसकी प्रैक्टिस करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। भाई सोक्रेटिक मेथड जो है वो भी आपका एक टीचिंग का ही मेथड होता है। तो सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो किस पे एम्फोसाइज करता है, मेमोराइजेशन पे, क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग टू स्टिम्युलेट क्रिटिकल थिंकिंग पे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज पे, या फिर रिपीटेशन बेस्ड लर्निंग पे। हिंदी में क्या बोला है 13th क्वेश्चन, सुकराती जो शिक्षण है, जो आपका सोक्रेटिक मेथड जो है वो किस बात पर जोर देता है, तथ्यों को याद करने पर, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्न पूछने पर, शिक्षा के छात्र तक ज्ञान का है ना सीधा हस्तांतरण करने के लिए, या फिर पुनरावृत्ति आधारित शिक्षण के लिए। तो 13th का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग टू द है ना, क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग टू स्टिम्युलेट क्रिटिकल थिंकिंग। भाई हमको बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को जगाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आलोचनात्मक सोच को जगाना है, तो उसके लिए हमको क्वेश्चनिंग, डायलॉगिंग, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करना होगा, ये सारी विधियों का इस्तेमाल करना होगा। और यही होता है आपका सोक्रेटिक मेथड कि बच्चे से है ना सवाल जवाब पूछते रहो ताकि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव, लर्निंग यानी कि अधिगम, जो आप सीखते हो वो। बस अब मतलब समझ में आ गया, आप क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लोगे। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एग्जांपल आपको यहाँ पे बताना है, लिसनिंग टू अ लेक्चर ऑन साइंटिफिक मेथड, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री अबाउट वाइल्ड लाइफ, कंडक्टिंग अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी एंड रीडिंग अ टेक्स्ट बुक ऑन द लीडरशिप थ्योरीज। भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नाम लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम लग रहा है ना। भाई खुद से एक्सपेरिमेंट करो, चीजों को सीखो, और अपने है ना द्वारा चीजों को एक्सपेरिमेंट करो और खुद से चीजों को सीखो। तो यही होता है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है देख लेते हैं 14th क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवनात्मक अधिगम का उदाहरण होता है। तो प्रयोगशाला में क्या करना है, हमको खुद से प्रयोग करते हैं हम, तो वो हमारा क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जहां पे हम खुद से प्रयोग कर रहे हैं चीजों को और अपने एक्सपीरियंसेस जो हमारे अनुभव हो रहे हैं उससे हम सीख रहे हैं। अगर एक्सपेरिमेंट अच्छा हो गया हमारा तो भी हमको सीखने को मिलेगा कि इस चीज को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंट खराब हुआ अगर हमारा प्रयोगशाला में तो भी हमको सीखने को मिलेगा, यानी कि हमारे एक्सपीरियंसेस के माध्यम से हम चीजों को सीख रहे हैं। यही होता है आपका अनुभवनात्मक अधिगम यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर हमको जगानी है तो कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पता नहीं ये आंसर कैसे आ गया। अच्छा, सारे क्वेश्चंस के अब तो आंसर लिखे हुए हैं, सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन जो है वो हिंदी में क्या बोला है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति का उपयोग जो है वो सबसे अच्छा होता है। तो हमको क्या करना है, पूछताछ आधारित जो है ना विधि है उसका इस्तेमाल करना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ टीचर इन अ लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम। भाई लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर जो है उसका रोल जो है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, बेस्ट रोल क्या होता है टीचर का वो आपको बताना है। तो टीचर क्या करता है, फैसिलिटेट लर्निंग बाय गाइडिंग स्टूडेंट थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। टीचर क्या करता है, बच्चे को सिर्फ फैसिलिटेट करने का काम करता है। अब मैंने समझाया हुआ है आपको, स्टूडेंट जो सेंट्रिक लर्निंग मेथड होता है उसमें क्या होता है, सारा कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग होता है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक गाइड के रूप में काम करता है, उसको सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें बच्चा खुद से करके खुद सीखता है चीजों को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, कौन सा कथन शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। शिक्षक अन्वेषण और खोज के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करके सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस के जो आंसर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। वैसे तो हमने 15th क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आराम से हमने प्रैक्टिस कर ली है। बाकी के जो 15 क्वेश्चन है वो मैं आपको PDF दे दूंगी, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाके आप देख लेना, उनकी प्रैक्टिस खुद से कर लेना।
ना, क्योंकि क्लास भी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो फिर आई डोंट थिंक कि भाई आप आंसर्स लिखे हुए हैं तो आपको मजा भी नहीं आएगा प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो वैसे तो 15 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ही ली है, बाकी के क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, पूरी पीडीएफ आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को और खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। 15 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो ये आज की क्लास थी हमारी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी क्लास लास्ट में थोड़ी गड़बड़ हो गई क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिखे हुए थे पहले से ही, ठीक है। फिर आप मुझे कमेंट करके बोलते मैडम आंसर दिख रहे हैं, आंसर दिख रहे हैं। इससे तो अच्छा आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे ही क्वेश्चन के आंसर जो है वो हाइड करके लाऊंगी, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो 15 में से कितने सवाल आपके सही हुए वो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। 20 तो हमने सॉल्व नहीं किए, 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो आपके 5 ही सवाल बच रहे हैं, ज्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ 5 सवाल आपके और बच रहे हैं। तो वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हुए हैं। और बचे हुए 5 क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी पूरी पीडीएफ को, आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का नाम है मेरा हर्षिता मैम की पाठशाला, ठीक है। और हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।